हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की हम क्लास सहप्रभाविता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वंशागति विभिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत सहप्रभाविता, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रतीप संकरण के बारे में समझा, पूर्ण अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता के बारे में समझा चुका हूं। आज का जो हमारा विषय है, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुविकल्पिता का भी उदाहरण दिया हुआ था। बहुविकल्पिता के पश्चात आज का हमारा टॉपिक है सहप्रभाविता, या उसी को हम बोलते हैं समप्रभाविता। शब्द के अर्थ से ही हमको समझ में आ रहा है कि सह और सम। सह मतलब साथ साथ में प्रभाविता, सहधन प्रभाविता, साथ साथ में प्रभाविता, या सम प्रभाविता मतलब एक समान प्रभाव दिखाने की प्रक्रिया या प्रोसेस सह प्रभाविता या सम प्रभाविता कहलाती है। तो इसको समझना अनिवार्य है कि सह प्रभाविता क्या है। परीक्षा में क्वेश्चन आता भी है, सह प्रभाविता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो या सम प्रभाविता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इंग्लिश में इसको कोडोमिनेंस कहा जाता है। इस प्रोसेस में सह प्रभाविता या सम प्रभाविता के प्रोसेस में क्या होता है, इसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। कि अब इससे पहले हम आपको जो पेरेंट्स के बीच में हम लोग संकरण कराते हैं, तो पहली पीढ़ी जो पेरेंट्स के बीच में संकरण होता है, तो जो बनने वाली संतान बनती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पहली पीढ़ी कहते हैं। तो बोलता है पहली पीढ़ी के जो संतान बनी, वह संतान हाइब्रिड या संकरों में, अभी जो पहली पीढ़ी के जो बने हुए जो संकर हैं, हाइब्रिड है, अगर उन किसी जीन में, उन संकरों में अगर किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील समान रूप से, अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा यहां पर समझने वाली बात है। जब हमने लंबापन, कैपिटल और स्मॉल का अध्ययन किया, तो हमने क्या देखा कि पहली पीढ़ी में कैसा बन रहा है, टी और टी, लेकिन लंबापन मतलब इसका भी एक फैक्टर आया, इसका भी फैक्टर आया, लेकिन प्रभाव किसने दिखाया, सिर्फ इसने दिखाया, इसने प्रभाव नहीं दिखाया। सहप्रभाविता कहता है कि यहां पर जो पहली पीढ़ी में जो संकर बनेगा, उसका जो जीन या कारक जो आएगा, तो मान लीजिए यहां पर हम इसी का उदाहरण ले लें, तो यदि यहां पर जो हाइब्रिड जो संतान बन रही है, तो ये लंबापन को गुण शो किया, लेकिन सह प्रभाविता में कहता है वह लंबापन और बौनेपन दोनों अपना अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। तो बनने वाली जो संतान होती है, ना तो वह लंबी होती है, ना वह बौनी होती है, एक मध्य हाइट का एक पौधा बनने को तैयार हो जाता है। उसी का अध्ययन कहलाता है सह प्रभाविता या सम प्रभाविता कहलाता है। तो बोलता है ये समान रूप से साथ साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं, तो ऐसे युग्म विकल्पियों को हम सह प्रभावी एलील कहा जाता है। और इस प्रकार की जो वंशागति होती है, उसको ही हम सह प्रभाविता या सह प्रभावित कहा जाता है। अभी आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा, तो ये तो हो गया पहली पीढ़ी की बात। दूसरी पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी में जो संतान बनी, जब वैसे ही एक दूसरा हमने युग्म विकल्पी लिया, और जब उनके बीच में आपस में हमने संकरण कराया, तो जो दूसरी F2 पीढ़ी बनती है, F2 पीढ़ी में संतानों का जो जीनोटाइप और जो फिनोटाइप दोनों आता है, उनका अनुपात 1:2:1 का अनुपात पाया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम, मान लीजिए हमारा ये थ्योरी हुआ, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। वह उदाहरण है मवेशियों का। मवेशियों अर्थात जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, गाय बैल, इन मवेशियों की हम बात करते हैं। तो मवेशियों में त्वचा का जो रंग है, उन त्वचा के रंगों का उन त्वचा की रंग की सह प्रभाविता का हम उसमें उदाहरण देखने को प्राप्त होता है। वह इसके बारे में बोलता है, मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग से संबंधित जीन जो होते हैं, त्वचा के, जैसे अभी हमने लंबेपन के लिए कैपिटल टी लिया, और बौनेपन के लिए स्मॉल टी लिया। तो बोलता है मवेशियों की त्वचा के जो रंग है, उसके हम लिए R1 और R2 रंग है। देखो, मैंने इससे पहले प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि लक्षण जो होते हैं, उन लक्षण के लिए दो विपरीत गुण होते हैं।
अब मान लीजिए मवेशियों के हम रंगों का अध्ययन कर रहे हैं, तो रंग का अध्ययन करेंगे तो उसमें दो गुणा आ रहे हैं। एक को हम मान लेते हैं सफेद और एक को मान लेते हैं ब्लैक, एक व्हाइट और एक ब्लैक, या रेड और व्हाइट मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए। तो हम रेड के लिए R1 मान लेते हैं कि लाल रंग का है मवेशी, तो उसका जो रंग का जो जीन या कारक है वह R1 है, और जो सफेद है या व्हाइट है उसका फैक्टर हम मान लेते हैं कि वह R2 है। मतलब त्वचा के रंग के लिए हमने R1 और R2 दो को हमने ले लिया। इसमें त्वचा में बालों का रंग लाल या भूरा लाल रंग उत्पन्न करने वाले एलील को हम R1 से व्यक्त कर रहे हैं। मतलब R1 किसको शो करेगा, लाल रंग के मवेशी को, या ब्राउन लाल को हमने R1 से शो कर लिया, और सफेद रंग को उत्पन्न करने वाले एलील को हमने किससे व्यक्त कर दिया, R2 से व्यक्त कर दिया। R1 लाल रंग, R2 सफेद रंग को व्यक्त कर रहा है। अब जो भूरे बालों वाले, जो ब्राउन लाल की हमने बात की, तो ब्राउन रेड वाले मवेशियों को हम लिख देते हैं R1 से शो कर दिए, और सफेद बाल वाले जो मवेशी है उसको हम शो करेंगे R2 से शो कर दिए। तो जब R1 वाले मवेशी का संकरण R2 वाले के बीच कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में सह प्रभाविता हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहली पीढ़ी में जो संतान बनेगी वह संतान ना तो लाल रेड ब्राउन बन रही है ना व्हाइट बन रही है, बल्कि दोनों का मिलता जुलता फैक्टर पहली पीढ़ी में आ गया। मतलब समयुग्मजी एलील नहीं आए, विषम युग्मजी एलील आते हैं। अर्थात यहाँ का R1 और यहाँ का R2 दोनों एक साथ पहुंचे, दोनों अपना एक साथ क्या दिखा रहे हैं, अपने अपने रंग को शो कर रहे हैं। मतलब पहली पीढ़ी में जो हाइब्रिड जो संकर बन रहा है वह कैसा बनेगा, ना लाल ब्राउन बनेगा ना सफेद बनेगा, बल्कि चितकबरा बन रहा है। कैसा बन रहा है, चितकबरा रंग लेकर के आ रहा है। इसीलिए इन मवेशियों में बालों का जो रंग बनता है चितकबरा, या उसी को हम सीतारूढ़ी या रोन बोल देते हैं इंग्लिश में, चितकबरा रंग बनता है। मतलब आप इसको समझिए, ये देखिए रेड ब्राउन को मैंने R1 से बताया है, व्हाइट को मैंने R2 से बताया, इसका फैक्टर R1 इसका फैक्टर R2 यही उपस्थित है। उसके पश्चात इन दोनों के बीच में संकरण कराया गया, तो बनने वाली जो पहली पीढ़ी की जो संतान है प्रथम पीढ़ी में कैसी बनती है, रोन चितकबरी बनती है। मतलब दोनों साथ साथ में अपना अपना प्रभाव व्यक्त कर रहे हैं। फिर उसके पश्चात पहली पीढ़ी में जो उत्पन्न जो संकर प्रजाति है उसको हमने उसी प्रकार की संकर प्रजाति के साथ फिर क्या करा दिया, संकरण कराया। तो दूसरी पीढ़ी में यहां R1 ये R1, यदि R1 वाला फैक्टर आया मतलब बनने वाली संतान लाल, देखिए लाल कितनी बनी, एक। फिर R1 R2 के साथ तो बनने वाली संतान कैसे बनी, रोन। फिर R2 और R1 बनने वाली संतान रोन या चितकबरी, और फिर R2 और यहां का R2 बनने वाली संतान व्हाइट। तो हमारा जो हमने शुरू में अध्ययन किया कि सेकेंड पीढ़ी में संतानों का जो जीनोटाइप फिनोटाइप पाया जाता है उसका अनुपात 1:2:1 है। तो लाल 1, चितकबरा 2, व्हाइट 1। तो इस प्रकार से हम सह प्रभाविता के उदाहरण, इस उदाहरण से हम सह प्रभाविता या सम प्रभाविता को समझ सकते हैं। तो भूरे जो दूसरी पीढ़ी में हमने देखा, क्या देखा हमने कि जो ब्राउन रेड है ये रोन एवं सफेद बालों वाले मवेशियों में अनुपात कितना आया, 1:2:1 का अनुपात आता है। इसी आधार पर हमने जाना कि जो पेरेंट्स थे, मतलब जो कारक उपस्थित थे, दोनों अपना अपना एक एक साथ प्रभाव शो कर रहे हैं। इसी कारण बनने वाली संतान बीच का एक रंग सफेद और लाल से मिलता जुलता चितकबरा रंग लेकर के संतान बन रही है। यही उदाहरण सह प्रभाविता के उदाहरण को शो करता है। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे हम बात करें सिकल सेल हीमोग्लोबिन में, सिकल सेल हीमोग्लोबिन जिसको हम HbS से हम शो कर देंगे हीमोग्लोबिन सिकल सेल में, और समान हीमोग्लोबिन, ये समान हीमोग्लोबिन है। ये उन व्यक्तियों में सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं जो सिकल सेल विशेषक के वाहक होते
हैं। यह भी एक आप उदाहरण दे सकते हैं। और भी उदाहरण आप दे सकते हैं, मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ब्लड ग्रुप में एलील कौन सा पाया जाता है? एक है एंटीजन ए और एक बी। ये दो हमने इससे प्रीवियस क्लास में बताया था। तो बोलता है मानव के ब्लड ग्रुप में एलील आई ए और आई बी सह प्रभावी कहलाते हैं। क्यों सह प्रभावी कहलाते हैं? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप जो ए बी है, ये दोनों एलील अपने लक्षण ए बी में अभिव्यक्त कर रहे हैं, मतलब साथ साथ अपना प्रभाव व्यक्त कर रहे हैं। प्रत्येक अपना अपना एंटीजन उत्पन्न करता है और दूसरे की अभिव्यक्ति को नहीं रोकता है। मतलब ए अपने आप को भी प्रूव कर रहा है, मतलब मैं प्रेजेंट हूं, तो बी भी अपने आप को बोलता है मैं भी प्रेजेंट हूं, मतलब ए बी दोनों एक साथ अपना अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हम सह प्रभाविता और सम प्रभाविता को समझ सकते हैं। निश्चित तौर से सह प्रभाविता सम प्रभाविता आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।